हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन लाइफ में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 6 अध्याय 3 को पढ़ने जा रहे हैं। अध्याय 3 का है, कौन सा अध्याय है ये? आरंभिक नगर। कैसे नगर थे स्टार्टिंग में, वही इसके विषय में बताया गया है। चलिए हम आगे इसके बारे में पढ़ते हैं, पूरे पाठ को अच्छी तरीके से अध्ययन करते हैं। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। भाई ये दो बच्चे हैं, एक है जसपाल और एक है हरप्रीत। अभी इसमें से मेरे को नहीं पता कौन सा जसपाल है और कौन सा हरप्रीत है। ये अपने आप अंदाजा लगा लेना। ये जसपाल लग रहा है मेरे को, ये हरप्रीत लग रहा है। ठीक है, क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भुतवा घर कहा जा करते थे। अक्सर हम देखते हैं गांव के अंदर एक चपाल सी होती है या पुराना घर होता है, बच्चे वहाँ से भागते हैं, अरे भाई यहाँ पे भूत है भूत कह के, और वो घर टूटा फूटा होता है। लेकिन वहाँ से जो कुछ लोग थे ना, उस घर की तारीफ कर रहे थे। तो आगे देखते हैं क्या कहा उन्होंने। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या बात है। क्या आपने कहीं लकड़ी की इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? यानी इतने सुंदर लकड़ी जो ऊपर गेटों के ऊपर या दीवारों के ऊपर की हुई थी, वही कह रहा है वो। दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करे। भाई एक महिला भी खड़ी थी, वो कह रही है कि हम अपने मंत्री जी को ना चिट्ठी लिखते हैं और उसे कहते हैं इस घर को भाई दोबारा से मरम्मत कराए। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। चलिए देखते हैं। हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। कब रेलवे लाइन बिछी? अब से 150 साल पहले। तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उप महाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। भाई जब वहाँ पहुँचे ना कि ये देखने वाले सभ्यता कितनी पुरानी, तो उन्होंने कहा भाई ये सबसे पुराना था और इसको उखाड़ के रेलवे लाइन बना दी। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी जो पूरा स्थल थे ना, में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। कब हुआ था? 4700 साल पहले। प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? हाँ भाई, रखना भी चाहिए, क्योंकि ये हमें बताती हैं कि ये कितनी पुरानी इमारतें और कितने पुराने लोग हैं, कितना पुराना जीवन है, बताती रहती हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या आता है। इस नगरों की विशेषताएं क्या थी? इन नगरों में से कईयों को दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ठीक है, निचले इलाके में। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर या दुर्ग कहा है। क्या कहा है उन्होंने? इसे नगर या दुर्ग की संज्ञा दी है। और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की चारदीवारी पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। कैसी बनाई जाती थी भाई? पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। ठीक है, चारदीवारी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पक्की थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। कुछ नगरों के नगर दुर्ग कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानघर कहा है। कौन सा वो तालाब है भाई? ये देखो नीचे मैं दिखाता हूँ, ये बड़ा वो है, एक स्नानघर है भाई। ये इतना बड़ा, इसके सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं इधर से उतरने के लिए, इधर से उतरने के लिए। ठीक है, भी सीढ़ियों में उतर कर स्नान कर सकें। चलिए, इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। किसका इस्तेमाल किया गया था? ईंट और प्लास्टर का। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत भी चढ़ाई गई थी
भाई उस जमाने में इतना कुछ किया गया था। चलो देखें आगे। ऊपर चारकोल की परत भी चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी, वो मैंने दिखा दी। और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। देखो चारों ओर इसके कमरे थे भाई। क्या थे? कमरे। ये नज़दीक कमरे बने हुए ना, देखो इस चित्र के अंदर। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। भाई यहाँ पे बड़े ऑफिसर वगैरह थे ना उस वक्त के, वो स्नान किया करते थे कहता है, शायद, बाकी पता नहीं है। कालिया बंगा और लोथर जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड कहाँ पे मिले हैं भाई? कालिया बंगा और लोथल के अंदर अग्निकुंड मिले हैं, ठीक है। जहाँ संभवत यज्ञ किए जाते होंगे, भाई यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। क्या मिला है? भंडार गृह मिले हैं। ये उपमहाद्वीप के आरंभिक नगरों की दे रखी। भाई कहाँ पे था हड़प्पा? रावी नदी के तट पर दिखाई दे रहा होगा आपको। ये देखो रावी नदी के तट पर राखी गढ़ी है। कालिया बंगा, गवेरी वाला, मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान वाले सिंधु नदी के किनारे पर, चनहुदड़ो, धोलावीरा, सूरतकोटदा, लोथल, ठीक है। चलिए मेन बता दी मैंने। भवन, नाले और सड़कें, ये महान स्नानघर की फोटो ऊपर। भवन, नाले और सड़कें। हड़प्पा नगरों में ईंटों की चिनाई, देखो ईंटों की चिनाई ये थी भाई, बड़ी बड़ी ईंटें हैं ये। और इस प्रकार एक तह के ऊपर एक दूसरे की तह के ऊपर लगी हुई कि ये निकले ना, ठीक है। अच्छी तरीके से पट बनाई हुई है वहाँ उस समय की। इन नगरों में भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आम तौर पर एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मैन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई दो अंतर बताओ, ठीक है। ये अंतर बताने हैं आपने। घरों में पहले क्या थे और क्या थे। नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। यह संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोना चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे। लिपिक भाई आज क्लर्क जिसको कहते हैं, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों में या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुंदर देशों के किस्से, कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने थे और जिन्हें बच्चे खेलते होंगे। देखो मैं दिखाता हूँ, जैसे गांव में रहते थे। ये देखो ये चित्र है, वहाँ की लिपि के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। ये लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की। ये घोड़े चित्र दिए उस वक्त के। ये कुआं है पानी के लिए, और ये नालियाँ बनाई ऊपर से ढकी हुई हैं। देखो ऊपर से ईंटों से ढकी हुई है। ये घर है, ठीक है। चलिए आगे। नगर और शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में ध्यान करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुएं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर समान्य जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ठीक है। लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। संवत 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो
से कपड़े के टुकड़ों के विशेष चांदी, एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। ऊपर क्या देखते हैं हम, एक साइड में ऊपर पत्थर के बाड़ देखो। अच्छा, पत्थर के बाड़ बने, कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया है। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं मनके, इनमें से कई कार्निलियन पत्थर से बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए थे। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक, नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से भी मिली थी, उसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया। देखो भाई, उस समय के बंदा की इतनी ज़बरदस्त मूर्ति बनाई है इस बंदे की, और इसके ऊपर कढ़ाई वाले कपड़े बना रखे हैं मोहनजोदड़ो में। ठीक है, चलिए भाई आगे। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। किन्होंने किया था? विशेषज्ञों ने। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। अब देखो, इस कपड़े को बनाने वाला भाई खास ही होगा कोई, जो किसी खास चीज़ को बनाने खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पिचकारी करना आदि। पृष्ठ 28 पर चित्र देखो कि मूर्ति पर चेहरे कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। किसी विशेषकर मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। ठीक है, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों इस काम में दक्ष थे। फेंस, फेंस क्या है? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उनके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती। चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री रंग के होते थे। फेंस से मनके, चूड़ियाँ और बाड़े और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, कच्चे माल की खोज में, ये पार्ट कितना बड़ा है अभी देखते हैं थोड़ा सा, बस थोड़ा 2-3 पेज हैं और पढ़ते हैं अभी। कच्चे माल की खोज में, कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के यश प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वही मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। भाई उस समय की ये बैलगाड़ी सी बना के दिखा रखी है, कुछ इधर दिखाया हुआ है, देखते हैं क्या है ये। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता। कहाँ से आता था? पश्चिमी देश ओमान से भी। ठीक है, कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता। टिन ईरान और अफगानिस्तान से आता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। इधर देखें साइड में क्या है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था। इन चित्रों को देखें, एक खिलौना और दूसरी एक मोहर है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्याय में क्या तुमको पहिए वालों की कुछ जानकारी दी गई है? बताइए बच्चों, कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए कि क्या जानकारी मिली या नहीं। बच्चों का खिलौना हल, आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी। उस समय का देखो हल बनाया हुआ है, थी वही प्रथा। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए,
क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल्के आकार के खिलौने मिले हैं भाई, ये खिलौना मिला है एक तरह का उस समय का। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उसे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरी पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक जाना। मवेशी भाई बकरी चराने वाले थे ना, उन्हें दूर दूर जाना पड़ता था, ठीक है, जाया जाता था। बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण गुजरात में करते हैं। कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धोलीवीरा नगर बसा था। कौन सा नगर बसा था? धोलीवीरा। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर को तीन भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। ठीक है, यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों पे खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा विशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर एक ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा ही कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। लोथल का बंदरगाह भाई, गुजरात के अंदर लोथल बंदरगाह है, आज भी मशहूर है। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुंदर के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा लोथल बंदरगाह पर। आजकल गुजरात के अंदर कौन सी बंदरगाह है? कांडला। कांडला बंदरगाह गुजरात के अंदर है भाई, वो भी मशहूर बंदरगाह। उस समय क्या कौन सी थी? लोथल बंदरगाह गुजरात के अंदर। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके, मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। मुद्रा या मोहर और मुद्रांकन या मोहरबंदी। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। उस समय की ये बात बताई गई है। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव आया भाई, जिसमें ये सभ्यता क्या होगी? ख़त्म हो गई। बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इस नगर को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल की याद काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों, चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए थे। बच्चों, जो 6 क्लास के उसके एग्ज़ाम में अक्सर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, किस हड़प्पा सभ्यता ये कैसे ख़त्म हुई, कारण बताओ। तो आप इन कारणों का ये उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, आगे सुनते हैं। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई। ये कारण जमता है कहीं तक बाढ़ वाला, लेकिन इन कारणों में यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ इलाकों में हुआ होगा, लेकिन ये पता नहीं लगा आज तक। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हो गया, परिवर्तन असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 14,000
साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। नीचे क्या दिया हुआ देखते हैं। अन्यत्र अपने एटलस में मिस्र ढूंढो भाई, मिस्र ढूंढो। मिस्र के पिरामिड बहुत मशहूर हैं। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। कैसा है मिस्र का अधिकांश भाग? रेगिस्तान। ठीक है, नील नदी के पास पास वाले को छोड़कर। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। क्या कहा जाता था भाई? पिरामिड के जो शव दबाए जाते थे, मम्मी। उनके शवों के साथ और भी नेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इनके खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहरे बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। समझे? क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन रजाओं को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी? बताओ बच्चों, अपने कमेंट सेक्शन में जाओ और बताओ कि मरने के बाद आपके साथ 1 किलो घी और सोना चांदी रख दिया जाए, क्या वो आपके साथ जाएगा या नहीं जाएगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और यही बात, मज़ेदार बात बताइए। ये अपना लेसन पूरा होता है। उपयोगी शब्द दिए हुए हैं। नगर, नगर दुर्ग किसे कहते थे? शासक, लिपिक, मोहर, शिल्पकार, धातु विशेषक, कच्चा माल, हल, सिंचाई, सभी हम कर चुके हैं। ओके बाय। लेकिन कुछ और देखते हैं। मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले हुई थी, ये भी ध्यान रखने वाले। नगरों का आरंभ लगभग 4700 पहले हुआ। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत 3900 साल पहले। अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ।